गुड मॉर्निंग गाइस। आज का टॉपिक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये जो टॉपिक है ये एंट्रेंस से रिलेटेड है, बोर्ड्स में नहीं आता है, थोड़ा अच्छे लेवल का है, ठीक है। पर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होती क्या है, जैसे कि अगर हम फोकस करें नाम पे, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो पहला वर्ड है वो कंडक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। और टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास एक नोन चीज़ होती है, मतलब जिसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों पता हो, और एक हमारे पास जो होता है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी नॉर्मेलिटी पता नहीं होगी या तो वॉल्यूम पता नहीं होगी, इनमें से कोई एक पता नहीं होगा। तो एंड पॉइंट का इस्तेमाल करके, मतलब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा के और इंडिकेटर की मदद से, किसकी मदद से? इंडिकेटर की मदद से हम जो भी अननोन चीज़ है वो पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे N1V1 इक्वल्स टू N2V2 रख के बोले तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल रख के हम अगर ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, तो ये पता कर सकते हैं, या फिर ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, तो ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इसमें टाइट्रेंड होता है जिसके बारे में हमें कुछ चीज़ नहीं पता, उसको एनालाइट भी बोल देते हैं कभी कभी। जैसे मान लीजिए कि आपको N2 नहीं पता है, V2 पता है, इस केस को देख लेते हैं। तो जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है वो टाइट्रेंड हो जाएगी, या एनालाइट कह सकते हैं उसको, एनिलाइट, NEANLYT, एनालाइट, ठीक है। और जो इसके बारे में पता लगवाने के लिए यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड चीज़, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसके बारे में सब कुछ पता होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक टाइट्रेंड होता है। क्या होता है? टाइट्रेंड, ठीक है। तो टाइट्रेंड और टाइट्रेंड की आपस में रिएक्शन होती है और उससे जो अननोन चीज़ होती है वो पता चल जाती है, ठीक है। तो टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें दो चीज़ों को आपस में रिएक्ट कराया जाता है, और जहाँ पे उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब कि इक्वल हो जाते हैं, उसको बेसिकली इंडिकेट करने के लिए एक स्पेसिफिक इंडिकेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या कभी कभी तो वो चीज़ें क्या होती हैं, सेल्फ इंडिकेटर ही होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि टाइट्रेशन होता क्या है, सब बच्चों को जिससे रेफरेंस मिल जाए। ज़्यादातर बच्चे इससे नोन होंगे, ठीक है। सबसे फेमस टाइट्रेशन जो फेमस होती है वो KMnO4, दैट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट की मोर सॉल्ट के साथ, ठीक है ना, मोर सॉल्ट, FeSO4, ठीक है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2, ये मोर सॉल्ट होता है। ये एक तरह का डबल सॉल्ट है, मतलब कि जो पानी में जाके जितने भी आयंस होते हैं वो फ्रीली दे देता है। तो KMnO4 जो कलर होता है वो वायलेट कलर का होता है, ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हो पिंक कलर का, ठीक है, डार्क पिंक टाइप का, ठीक है। और जो मोर सॉल्ट होता है वो पेल येलोइश कलर का होता है, ठीक है ना, येलोइश ग्रीन टाइप, ठीक है ना। तो बेसिकली इन दोनों के रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो होता है जब इसके साथ रिएक्ट करता है और जब तक इसके अंदर Fe2 पॉजिटिव के आयन रहते हैं, तब तक MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn2 पॉजिटिव में चेंज होता रहता है और अपना पिंक कलर लूज़ करता रहता है। और जैसे ही एंड पॉइंट आता है, तो एंड पॉइंट के जस्ट तुरंत बाद जैसे ही इसको डालते हैं, तो ये तो बचा ही नहीं होता है, तो इसका कलर बोले तो पिंक कलर आने लगता है। तो बिल्कुल जो लाइट पिंक कलर होता है, बिल्कुल बेबी पिंक कलर, उस पर हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसके ग्राम ग्राम इक्वल हो चुके हैं, और इक्वल होने के बाद हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल चुके हैं इसका। तो ऐसा जो है हमको बेसिकली ये पॉइंट पता करने के लिए N1V1 इक्वल्स टू N2V2 करना पड़ता है। उसमें जो मोर सॉल्ट होता है उसकी वॉल्यूम भी पता रहती है, जैसे जनरली 20 मिलीलीटर लेते हैं, और नॉर्मेलिटी भी पता रहती है, ठीक है। तो ये भी आपको गिवन ही होती है, मतलब कि पता होती है, कुछ भी आप मान सकते हैं। और आपको निकालना क्या होता है, नॉर्मेलिटी या स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 बोले तो ये निकालना होता है। और वॉल्यूम कहाँ से पता चल जाता है, जब आप ब्यूरेट में KMnO4 को भर के बेसिकली नीचे जो कोनिकल फ्लास्क होता है जिसमें आप टाइट्रेशन करते हो, ठीक है ना, कोनिकल फ्लास्क, उसमें मोर सॉल्ट 20 मिलीलीटर लेके और उसमें H2SO4 डाल के उसमें जब आप टाइट्रेशन करते हो, तो उसका वॉल्यूम जो आपको है पता चल जाता है, जिस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट कह सकते हैं, जहाँ पे कलर जो है वो हल्का सा बेबी पिंक आएगा, उस पर आप वॉल्यूम देख लेते हो कितनी यूज़ हुई है, वो आप मान लेते हो V2 वॉल्यूम किसकी, आपके KMnO4 की, जो आपके एंड पॉइंट पे यूज़ हो रही है, और फिर आप N2 निकाल लेते हो उसके मदद से, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको एक प्रोसेस बता दिया टाइट्रेशन का। इससे हमारा कोई अभी रिलेशन नहीं है इस टॉपिक का, बट हाँ, इस पहले ये तो पता होना चाहिए ना टाइट्रेशन होता क्या है, तब तो पढ़ेंगे कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है क्या। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में होता क्या है, टाइट्रेशन होती है दो चीज़ों के बीच में, और उस टाइट्रेशन से हमें कंडक्शन को, मतलब कंडक्टिविटी को क्या करना है, रिलेट करना है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें, क्या होता है कि हमारे पास 4 केस होते हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जो टाइट्रेशन होती है उसकी कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं, मतलब कि एनालाइज करते हैं। दूसरा,
कुछ भी ले लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग ले लीजिए और एक वीक ले लीजिए। तो लेट अस सपोज कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। अब इन दोनों केसेस में जो मेजर डिफरेंस हमें देखना है वो क्या देखना है, वो ये देखना है कि बेसिकली अगर मान लीजिए इस केस में आप स्ट्रॉन्ग को डाल रहे हो तो इस केस में आप स्ट्रॉन्ग में डालना, मतलब कि इसमें स्ट्रॉन्ग को डालना और इसमें स्ट्रॉन्ग में डालना, मतलब कि वीक को डालना। इसमें किसी को भी डाल सकते हो क्योंकि दोनों का स्ट्रॉन्ग नेचर है, तो किसी को किसी में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा वाला जो केस है वो भी सिंपली ऐसा ही है, वीक एसिड और वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस है तो आप किसी को भी डाल सकते हो, इसको भी डाल सकते हो, इसको भी, तो इसमें भी इसको भी डाल सकते हो, इसको भी। जबकि इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस नोटिस करना, ये नोटिस करना कि जिसे आप डालोगे एक बार वो स्ट्रॉन्ग हो और जिसे आप डालोगे वो एक बार वीक हो, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, उससे कोई खास मतलब नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 4 केसेस हमको स्टडी करने हैं और उनकी कंडक्टिविटी को वेरी करते हुए देखना है, ठीक ना। मतलब कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड था तो कंडक्टिविटी कैसी थी, फिर उसमें बेस डालते गए तो कंडक्टिविटी गिरी या बढ़ी। इस तरीके से हमें एनालाइज करना है कि कैसे इस प्रोसेस के दौरान, मतलब इन दोनों की टाइट्रेशन के दौरान, एसिड और बेस की टाइट्रेशन के दौरान कंडक्टिविटी जो है वो कैसे वेरी कर रही है, यही कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ठीक है। पॉइंट आया समझ। तो सबसे पहले जो हम केस लेने वाले हैं वो ले लेते हैं कि हमारे पास एक हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है जिसमें हमने कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है कि उसके अंदर हमने एक सर्किट सा डेवलप कर रखा है और वो एक बल्ब को ग्लो करवाता है, ठीक है। और इसके बल्ब के इंटेंसिटी, जो ग्लोइंग इंटेंसिटी है, उससे हम पता कर लेते हैं कि कंडक्शन जो है, कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो एक बल्ब है, ठीक है, और ये डिप है सॉल्यूशन में, ठीक है, क्लियर है। ये सॉल्यूशन किसका है, ये सॉल्यूशन मान लीजिए पहला केस पढ़ रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस पढ़ रहे हैं, तो लेट अस सपोज कि नीचे हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, लेट अस सपोज NaOH एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। और ऊपर जो है ब्यूरेट है, ब्यूरेट जो है उसमें हमने बेसिकली क्या भर लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या भर लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अभी ये क्लोज है, मतलब अभी इसको हमने ओपन नहीं किया है, डन। और इसको ब्यूरेट स्टैंड से हमने लगा के साइड में रखा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा सेटअप है हमारा, ठीक है। तो क्लियर है। सेटअप क्या है, सेटअप ये है कि हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क के अंदर बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं। हमने फ़िलहाल स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। और उसमें हमने बेसिकली एक सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट करके रखा है, और वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे उसकी वजह से, आयंस की वजह से ग्लो करेगा, क्योंकि आयंस की वजह से कंडक्टिविटी होगी और कंडक्टिविटी की वजह से बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। अब वो बल्ब जो ग्लो होगा उसकी इंटेंसिटी से पता चल जाएगी कंडक्टिविटी प्रोसेस के दौरान, इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो उस दौरान कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, वो सब, और उसे हमें एनालाइज करना है, ठीक है। ऊपर जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को भर लिया है मार्क तक, ठीक है। और बेसिकली इसको एक ब्यूरेट स्टैंड से हमने अटैच कर रखा है, ठीक है। तो ये केस है आपका, ये आपका एपरेटस फिट हो गया, ठीक है। ये हमारा केस है। अब हम इसको ग्राफ से कैसे कैसे वेरिएशन होते हैं कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रेडी। ये समझ आ गया कि एपरेटस क्या है, नीचे बेस है, ऊपर एसिड है। आप एसिड नीचे ले सकते हो, ऊपर बेस भी ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग के केस में कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है। तो हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाना है और देखना है कि सॉल्यूशन में जो है कंडक्टिविटी बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है, टाइम के साथ, ठीक, कंसंट्रेशन के साथ। जितना ऊपर से आपका गिरता रहता है आपका कैंसिल करने वाली चीज़, बेस या एसिड, ठीक है। रेडी। तो कर्व को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस जो हम ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। लेट अस सपोज कि आपके ब्यूरेट में, मतलब जो आप डालोगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो आपका कोनिकल फ्लास्क है उसमें कौन है, आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। पॉइंट आया समझ। तो ग्राफ करते हैं स्टार्ट। तो ग्राफ का जो नेचर आता है, ये यहाँ पे क्या करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये तो कंडक्टिविटी का ग्राफ है, किसका, कंडक्टिविटी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ, डाल क्या रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जितना आप डालोगे उतना कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखेंगे, ठीक है, पक्का। रेडी। तो सबसे पहले लेट अस सपोज कि हमने जो फ्लास्क लिया है उसमें NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है।
और यहाँ पे हम HCl ले लेते हैं और इसका एक्वस सोल्यूशन है ब्यूरेट, ठीक है। तो NaOH का एक्वस सोल्यूशन आपका जो है बीकर में वो कोनिकल फ्लास्क में पड़ा हुआ है, ठीक है। और आप तो जानते हैं कि उसके एक्वस सोल्यूशन में किसके आयंस होंगे, Na पॉजिटिव के और OH नेगेटिव के आयंस। तो इन आयंस की वजह से बल्ब ग्लो करेगा, है कि नहीं, और बल्ब ग्लो करेगा तो कंडक्टिविटी है कुछ ना कुछ। तो लेट अस सपोज कि इनिशियल पॉइंट पे जब लेट अस सपोज कि 10 Na पॉजिटिव है और 10 OH नेगेटिव है, ठीक है, एक केस ले लेते हैं। तो 10 Na पॉजिटिव और 10 OH नेगेटिव हमारे सॉल्यूशन में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो उन आयंस की वजह से कंडक्शन कुछ ना कुछ होगी, बल्ब कुछ ना कुछ तो ग्लो करेगा। फिर अब आपने क्या किया, ऊपर से जो ब्यूरेट है उसको धीरे धीरे ओपन किया, मतलब उसमें से ड्रॉप गिरने दिया HCl का। तो HCl जैसे मान लो गिरा, तो जैसे मान लो कि एक H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव किस में गिर गया, कोनिकल फ्लास्क में। तो इसका मतलब एक H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ गए। अब क्या होगा कि जो H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है वो मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। अब जो वाटर बन गया, वाटर में तो आयंस हमने जो बनाया वो वाटर है, ठीक है। अब वाटर जो है वो H2O के फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब एक तरीके से हमारे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन आपस में कैंसिल आउट होकर वाटर बन गए। तो ये दोनों आयंस तो खत्म हो गए और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बच गया। तो इसका मतलब इमेजिन करो कि शुरुआत में आपके पास 10 Na पॉजिटिव और 10 आपके पास क्या थे, OH नेगेटिव। अब आपके पास क्या बचा, 10 Na पॉजिटिव और 9 OH नेगेटिव और 1 Cl नेगेटिव। क्लियर है। अगर अब हम देखें कि कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क होगा और क्या फ़र्क नहीं होगा तो वो नोटिस करते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास 10 OH नेगेटिव थे, मतलब कि एक OH नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो गया है और उसकी जगह आ गया है कौन, Cl नेगेटिव। तो हम सब जानते हैं कि पानी में सबसे तेज भागने वाला कैटायन जो होता है वो H पॉजिटिव आयन होता है और एनायन जो होता है OH नेगेटिव आयन होता है। तो इसका मतलब जो सबसे तेज भागने वाला एनायन बोले तो OH नेगेटिव है, उसके बदले में कौन आया है, Cl नेगेटिव। तो इसका मतलब स्पीड और कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर। तो अगर आपकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा दिखाएंगे। तो OH नेगेटिव ज़्यादा स्पीड से भागता है तो ज़्यादा कंडक्टिविटी दिखा रहा होगा। तो उसकी जगह अगर Cl नेगेटिव आया है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, गिरेगी। क्या बात समझते हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे HCl के आयंस बढ़ेंगे सॉल्यूशन में, वैसे वैसे जितने भी OH नेगेटिव होंगे वो सारे के सारे रिप्लेस हो रहे होंगे और उनकी जगह कौन आ रहा होगा, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस मिलकर क्या बना रहे होंगे, वाटर। और वाटर कंडक्टिविटी में कोई हाथ मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि एक्चुअली वो आयन के फॉर्म में नहीं है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में बन रहा है। क्लियर है, पॉइंट आया समझ। तो लेट अस सपोज कि हम इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंच गए। इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है, जब इन दोनों के मतलब इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो हम इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंच गए। तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा कि 10 NaOH को कैंसिल आउट करने के लिए 10 HCl आप डाल चुके होंगे। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में आपने 10 H पॉजिटिव और 10 Cl नेगेटिव डाल दिए होंगे। तो सारे के सारे 10 H पॉजिटिव आयन 10 OH नेगेटिव आयन को खा गए होंगे और 10 वाटर बन गया होगा। क्लियर है। और जितने भी OH नेगेटिव आयन थे उनकी जगह किसने ले लिया, 10 Cl नेगेटिव आयंस ने। तो इसका मतलब अच्छे आयंस की जगह बुरे आयंस जो हैं उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को रिप्लेस कर लिया। तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी गिरनी चाहिए। और नंबर ऑफ आयंस तो आज भी उतने ही है जितने कल थे। पहले कितने आयंस थे, 10 Na पॉजिटिव के और 10 OH नेगेटिव के। आज कितने आयंस हैं, 10 Na पॉजिटिव के और 10 Cl नेगेटिव के। मतलब पहले भी 20 आयन थे किसके, Na और OH के। आज भी 20 ही आयन हैं, 10 Na के और 10 Cl नेगेटिव के। बट नेचर चेंज हो गया है। किसका नेचर चेंज हो गया है, पहले एनायन OH नेगेटिव थे 10, अब एनायन क्या हो गया, Cl नेगेटिव। और Cl नेगेटिव कम स्पीड से भागता है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव। तो कंडक्टिविटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। क्या ये बात समझते हो। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट था। इक्विवेलेंट पॉइंट जब तक ये दोनों पूरे एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते थे, जब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल नहीं आते, इक्विवेलेंट पॉइंट बोल सकते हो, एंड पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तब तक आपका जो कंडक्टिविटी है उसका ग्राफ क्या जाएगा, शार्प डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। ये समझ आया ना, डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि OH नेगेटिव किससे रिप्लेस हो रहे हैं, Cl नेगेटिव से। क्या बात समझते हो। और Cl नेगेटिव कंडक्टिविटी कम होती है बिकॉज ऑफ स्पीड। क्या बात समझते हो। अब जब आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाओगे और उसके बाद भी अगर आप मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हो, तो इसका मतलब एंड पॉइंट पे आप इक्विवेलेंट पॉइंट पे जब आप पहुंच गए तो आपके पास क्या है, 10 Na पॉजिटिव है, 10 Cl नेगेटिव है और वाटर है। कितना, इतना। अब वाटर तो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, तो यही आयंस जो कंडक्ट कर रहे हैं। अब अगर आपने फिर भी मतलब इस पॉइंट के बाद जब ये है सॉल्यूशन में, इसके बाद भी अगर आपने HCl डाला,
तो HCl के आयंस अंदर जाएंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जो H पॉजिटिव से उसको कैंसिल आउट करने के लिए कुछ दिख तो रहा नहीं है, क्योंकि बेसिकली OH नेगेटिव तो है नहीं। और अगर मान लो कल को तुम कहते हो कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ HCl बना देगा, तो तुम्हें पता है HCl अगर बना तो वो दोबारा टूट जाएगा और फिर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड दोबारा टूट जाता है। जबकि वाटर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं, तो एक बार वो बन गया तो टूटेगा नहीं। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद अगर आपने HCl को डालना कंटिन्यू रखा तो सॉल्यूशन में जितने आयंस थे वो तो रहेंगे ही, और भी आयंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले एक H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर 2 2 3 3। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? लेट अस सपोज 3 H और 3 Cl आपने डाल दिए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 10 10 20 और 3 23 और 3 26 आयंस होंगे। मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या बात समझते हो? सो दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ। आई होप ये क्लियर हो गया हो। हमारा सबसे प्राइम टारगेट यही है कि आपका ग्राफ बेसिकली आपको बता क्या रहा है। हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं ना। अब उस दौरान हमने उसमें एक बल्ब डाल के रख दिया, मतलब 2 वायर्स डाल के रख दिया और उसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया, और ये देख रहे हैं हम कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है प्रोसेस के दौरान। अगर ज़्यादा हो रही है तो मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है, और अगर कम हो रही है, मतलब ग्लो कम हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है, तो मतलब कंडक्टिविटी घट रही है। पॉइंट आता है समझ? क्लियर है? अब उसको हमने एक्सप्लेन किया कि पहले हमारे पास NaOH का सॉल्यूशन था, प्योर NaOH का, तो उसमें Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस थे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कुछ ना कुछ तो होगी। फिर आप उसमें HCl डाल रहे हो तो HCl H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन को दे रहा है, तो H पॉजिटिव आयन जो OH नेगेटिव के आयन से उनको कैंसिल आउट कर रहा है और उसकी जगह Cl नेगेटिव से रिप्लेस करवा रहा है, और वाटर बन रहा है। वाटर तो बेसिकली क्या है, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो आसानी से टूटेगा तो है नहीं, तो वो मॉलिक्यूल बन रहा है, आयंस के फॉर्म में नहीं रह रहा है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि OH नेगेटिव आयन की जगह Cl नेगेटिव आयन आने की वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज होने लगी, क्योंकि Cl नेगेटिव की मोबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव। इसीलिए जब तक ये पूरे के पूरे एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो गए, तब तक कंडक्टिविटी गिरती रही, ग्राफ नीचे की तरफ आता रहा। क्या बात समझ? तो जितना आप वॉल्यूम किसका डालते रहे, एसिड का, ऊपर से। अब जब आप इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब कि जितने आपके इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट से वो इक्वल हो गए, मतलब जब पूरा का पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो गया, उस पॉइंट पे अगर आप पहुंच गए, इक्विवेलेंट पॉइंट, एंड पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, जो भी बोलना है बोल सकते हो आप, ठीक है। उस पॉइंट पे जब आप पहुंच गए तो उस पॉइंट पे आपको क्या दिखा कि जितने भी OH नेगेटिव आयन थे वो H पॉजिटिव आयन से क्या हो गए, खत्म। तो सारा का सारा वाटर बन गया, जो कि कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और नेग्लिजिबल कर रहा है। और जो 10 Na पॉजिटिव और 10 Cl नेगेटिव है, उनके जो आयंस हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब हमारे पास 20 आयन थे और पहले भी 20 आयन थे, बट अब जो 20 आयन है उनमें जो आयंस का नेचर है, OH की जगह क्या हो गया, Cl, और Cl जो होते हैं बेकार होते हैं मोबिलिटी में एज कम्पेयर टू OH, इसी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई। बट अब इस पॉइंट के बाद अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को डालना कंटिन्यू रखा, तो बेसिकली उनके आयंस जब आएंगे सोल्यूशन में, तो वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव को ढूंढेगा, जो मिलेगा ही नहीं उसे। तो इसका मतलब उसको कैंसिल आउट करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो वो सोल्यूशन में वैसे ही रह जाएगा जैसे वो आया था। क्या बात समझते हो? तो नंबर ऑफ आयंस टोटल बढ़ने लग जाएंगे, और अगर टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्या बात समझते हो? क्योंकि कंडक्टिविटी पहले आयंस के प्रोपोर्शनल होती है और फिर मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब डिक्रीमेंट जितना नहीं होगा उससे ज़्यादा स्लोप से क्या होगा, इंक्रीमेंट, अगर ज़्यादा प्रिसाइज चीज़ पे जाते हो तो। क्लियर है? ये ग्राफ सबको समझ आ गया होगा। तो पहला केस डिस्कस्ड हो गया, ठीक है। लेट अस गो टू सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होता है? सेकंड केस में हम ले लेते हैं कि एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है, ठीक है। पॉइंट आया समझ? क्लियर है? तो लेट अस सपोज कि हम इसको ले लेते हैं ब्यूरेट में, मतलब कि वो ऊपर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भर दिया, और यहाँ ले लेते हैं हम वीक बेस को कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। पॉइंट आ रहा है समझ? ओके। और ग्राफ को स्टडी करते हैं, ठीक है ना, कर्व को। तो यहाँ कंडक्टिविटी ऊपर की तरफ, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ जो ब्यूरेट में होता है उसका, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3COOH, और इसका एग्जांपल बेस है ना, तो NH4OH, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं HCl, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हमने उठा लिया HCl, और जो वीक बेस है उसका एग्जांपल उठा लिया हमने NH4OH, ठीक है। तो शुरुआत की बात करते हैं, इनिशियल पॉइंट पे।
इनिशियल पॉइंट पे जो सोल्यूशन NH4OH का उसमें बहुत सारे NH4OH पड़े होंगे और कुछ NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस भी बने हुए होंगे, क्योंकि समझ रहे हो ना आप, वीक है। वीक का मतलब क्या होता है, जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा किस में जाके, वाटर में जाके। पॉइंट आ रहा है समझ। तो NH4OH मान लो आपके पास 10 है, तो 10 में से मैं कह रहा हूँ कि 8 NH4OH चाहिए और 2 NH4 पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव जो हैं वो आयंस की फॉर्म में है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, बात आ रही है समझ। तो फिर आपने ऊपर से क्या डालना स्टार्ट किया, HCl, ठीक है। तो HCl डालना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले HCl जब आया, लेट अस सपोज, अच्छा इन आयंस की वजह से कुछ ना कुछ तो कंडक्टिविटी होगी, ऑब्वियसली आयंस कम है तो उतनी कंडक्टिविटी तो हो नहीं सकती जितनी पहले, मतलब बहुत ऊपर तो जा नहीं सकते, कम आयंस तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम। तो थोड़ा सा नीचे शो करते हैं, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन थे, आपने ऊपर से डाल दिया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लेट अस सपोज H पॉजिटिव Cl नेगेटिव डाल दिया, ठीक है, पॉइंट आया समझ। तो H पॉजिटिव किसको खाता है, OH नेगेटिव को, और OH नेगेटिव की जगह कौन आता है, Cl नेगेटिव। तो फिर दोबारा वो वही चीज़ हुई कि OH नेगेटिव की जगह कौन आ रहा है, Cl नेगेटिव, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई, क्लियर है। और जैसे ही आप इक्विवेलेंट पॉइंट पे पहुंचे, इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब है जितने भी आपके आयंस NH4OH के बन सकते थे, अगर उन आयंस को कैंसिल आउट करने के लिए जितने HCl लगते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स लगते हैं, तो बेसिकली वो आपने दे दिए। तो उस पर बेसिकली तब तक आपका OH नेगेटिव Cl नेगेटिव से रिप्लेस होता रहा ना। तो बेसिकली अगर OH नेगेटिव Cl नेगेटिव से रिप्लेस होगा तो इसका मतलब कंडक्टिविटी गिरेगी, क्योंकि OH से बेकार ही है कौन, Cl नेगेटिव, क्लियर है। और जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन रहा है, वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर, और जो वाटर है वो आयनाइज फॉर्म में नहीं है, तो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आई होप सो ये क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट पॉइंट तक आपकी कंडक्टिविटी गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, गिरती रहेगी, क्लियर है। अब ज़्यादा तो थी नहीं, इसलिए गिरेगी भी थोड़ी कम ही, ठीक है। तो इक्विवेलेंट पॉइंट तक आपका कंडक्टिविटी गिरा, लेट अस सपोज ये इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, ठीक है, पॉइंट आया समझ। अब अगर तुम चले गए कि जितने भी हमारे पास NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस थे, वो सारे के सारे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन से क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। तो इसका मतलब H पॉजिटिव जितने भी OH नेगेटिव आयंस होंगे उनसे वाटर बना चुका होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जितने आपके पास NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन थे, उसकी जगह आपके पास क्या हो गए, NH4 पॉजिटिव भी आ गया 2, और OH नेगेटिव की जगह क्या आ गया, 2 Cl नेगेटिव, लेट अस सपोज लाइक दिस, क्लियर है, पॉइंट आया समझ। क्योंकि जो वाटर बनेगा उसकी प्रेजेंस में इसके टूटने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि ये तो क्या है, वीक क्या है, बेस, क्लियर। तो वीक बेस पानी की मदद से बहुत ही कम टूटता है, क्या बात समझते हो, ठीक है। तो जो वाटर बन रहा है उसकी वजह से ये भी टूटने लगे, इसके चांसेस क्या हैं, बहुत ही कम है। तो इसलिए जो आयंस मौजूद हैं उनके बारे में ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आपके पास 2 NH4 पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव थे, आपने ऊपर से क्या डाला, HCl डालने पे आपका H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन आया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव खा के वाटर बना दिया, वाटर आयंस की फॉर्म में नहीं है तो कंडक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो OH नेगेटिव की जगह कौन आ गया, Cl नेगेटिव आ गया। अब OH नेगेटिव जो है ज़्यादा अच्छा मोबिलिटी दिखाता है तो ज़्यादा अच्छी कंडक्टिविटी दिखाता होगा, और Cl नेगेटिव क्या दिखा रहा है, उससे पुअर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी में क्या होगा, डिक्रीमेंट। हालांकि ये डिक्रीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि पहले ही कंडक्टिविटी कम थी, तो कम से थोड़ी सी और कम हो गई, बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई जैसे कि पिछले केस में हुई थी, ठीक है, पॉइंट आया समझ। तो फिर आप इक्विवेलेंट पॉइंट पे चले गए, इक्विवेलेंट पॉइंट पे जितने आयंस आपके OH नेगेटिव के थे, ग्राम इक्विवेलेंट्स, वो सारे के सारे H पॉजिटिव के ग्राम इक्विवेलेंट से क्या हो गए, कैंसिल आउट, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो जितने NH4 पॉजिटिव है पहले फ्री, उतना ही आपके पास NH4 पॉजिटिव अभी भी रहेंगे, और जितने OH नेगेटिव आयंस थे उनकी जगह किसने रिप्लेस कर ली होगी, Cl नेगेटिव आयंस से, ठीक है। तो नंबर ऑफ आयंस क्या रहे, सेम, क्लियर है, बट नेचर ऑफ आयंस क्या हो गया, बेकार। ये वाला तो सेम है बट वो वाला तो बेकार हो गया, तो इसी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, कहाँ तक, इक्विवेलेंट पॉइंट तक, क्लियर है। ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई, हल्की सी डिक्रीज हुई। तो कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं कि जो है कांस्टेंट है, मतलब कुछ किताबों में ऐसे डिक्रीमेंट दिखा रखा है और कुछ किताबों में कांस्टेंट। अब कांस्टेंट दिखाने के पीछे क्या वजह सोच सकते हैं, ऐसे सोच लेंगे कि भाई जो पानी आपका बना होगा, क्लियर है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत NH4OH जो है वो नहीं टूटा हुआ वाला भी थोड़ा थोड़ा टूट गया, तो उसकी वजह से आयंस बढ़ जाएंगे। तो आयंस बढ़े और नेचर बेकार हुआ, वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हुए, और जो आपका ग्राफ है वो कैसे रह गया, कांस्टेंट, ठीक है। हालांकि अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो दिस इज अ बेटर एक्सप्लेन थिंग रेदर देन दैट, क्लियर है, ये ध्यान रखना। अब इक्विवेलेंट पॉइंट जब आप यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद भी अगर आप HCl डालते रहे
तो इसका मतलब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आएंगे और उसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई OH नेगेटिव दिखेगा नहीं, तो बेसिकली ऐसी फॉर्म में रह जाएंगे। और जितना आप H पॉजिटिव Cl नेगेटिव डालते रहेंगे उतने नंबर ऑफ आयंस बढ़ते रहेंगे, और वो भी अच्छे। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो अच्छे आयंस है, मतलब Cl नेगेटिव OH से बेकार है, वैसे तो अच्छा है ना, और H पॉजिटिव तो बहुत ही अच्छा है ना, कैटायन सबसे फास्टेस्ट जो भागता है H पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो ऐसे कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो पहले हल्का सा डिक्रीमेंट और फिर इंक्रीमेंट, कैबास में तो शार्प इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो बहुत ही हल्का सा कर्वी, कैबास में तो कभी तो कांस्टेंट भी बोल देते हैं। पॉइंट आया समझ? सेकंड केस समझ आ गया सबको? क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो पहले आपके नंबर ऑफ आयंस जो है कांस्टेंट रहे बट नेचर खराब हो गया, और फिर नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ गए, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा सेकंड केस था। अब हम थर्ड केस पढ़ते हैं। थर्ड केस में हमें ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना। देखो ऊपर से पिछली बार क्या डाला था? स्ट्रॉन्ग चीज़। अब क्या डालना है? वीक चीज़, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, उससे कोई खास दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, डन। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे हमने इस बार वीक एसिड ले लिया और यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। क्लियर है? तो CH3COOH ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया लेट अस सपोज NaOH, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, डन। क्लियर है? और इसको इनपुट है, मतलब ये डालेंगे और उसमें डालेंगे। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? और चलो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं ग्राफ को। यहाँ कंडक्टिविटी है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम ऑफ CH3COOH, वीक वाला पार्ट। तो ये आपका क्या है? ब्यूरेट में है, और पिछली बार स्ट्रॉन्ग वाला था, इस बार वीक वाला लिया हमने। ठीक है, और ये आपका क्या है? कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पे चलते हैं। इनिशियल पॉइंट पे जाएंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या रहेंगे? लेट अस सपोज 10-10, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो सारे आयंस टूटे हुए हैं, तो हमने मान लिया 10 के 10 टूटे हुए हैं, 10 है और 10 के 10 टूटे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी अच्छी खासी रहेगी, तो लेट अस सपोज अच्छी खासी कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे बेसिकली इसमें क्या डालना स्टार्ट करोगे? CH3COH डालना स्टार्ट करोगे, तो आएंगे जी CH3CO नेगेटिव, H पॉजिटिव आएंगे। जितने भी आपने डाला है उसके अंदर जो टूटे हुआ है CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, उनको देखना है। तो लेट अस सपोज आ गए, तो आ गए तो इस H पॉजिटिव ने ये वाला OH नेगेटिव क्या हो गया? इसको खा गया, तो ये तो वाटर बन गया, और वाटर तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में है, तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में तो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली थोड़ी देर बाद आपने क्या देखा कि 10 Na पॉजिटिव बचे हुए हैं, 9 OH नेगेटिव रह गया और एक CH3CO नेगेटिव आ गया। क्या बात समझते हो? ठीक है, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ? OH नेगेटिव की जगह किसने रिप्लेस करी? CH3COO नेगेटिव। और इतना बड़ा जो आयन है वो उतनी तेज भाग पाएगा जितना OH नेगेटिव भागता था? कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी में डिक्रीज आएगा, अच्छा खासा डिक्रीज आएगा। क्लियर है? और अच्छा खासा डिक्रीज क्यों आएगा? क्योंकि पहले कंडक्टिविटी बहुत हाई थी, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी गिरेगी गिरेगी गिरेगी। कब तक गिरेगी? इक्विवेलेंट पॉइंट तक। इक्विवेलेंट पॉइंट तक जब सारा का सारा CH3COOH NaOH को क्या नहीं कर देता? कैंसिल आउट नहीं कर देता, ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल नहीं आते। तो इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा? जितने Na पॉजिटिव उतने तो रहेंगे रहेंगे, क्योंकि Na पॉजिटिव तो वो कैंसिल आउट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, क्लियर है? जो हमारे पास ये है, मतलब Na पॉजिटिव कैंसिल आउट नहीं करने का मतलब है, अगर मान लो कल को आप ये सोचते हो कि CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ मिलकर CH3CO Na बनाएगा, तो याद रहे कि एक सॉल्ट है और सॉल्ट पानी के प्रेजेंस में फिर दोबारा टूट जाता है, तो इसका मतलब ये फ्री ही रहेंगे। पॉइंट आया समझ? ठीक है, तो चलते हैं। इक्विवेलेंट पॉइंट पे 10 Na पॉजिटिव होंगे और 10 क्या हो जाएंगे? CH3COO नेगेटिव आयन। क्लियर है? तो इसका मतलब आयंस कांस्टेंट रहे। पहले 10 Na पॉजिटिव थे, 10 OH नेगेटिव थे, आज 10 Na पॉजिटिव है बट 10 CH3CO नेगेटिव है। तो मतलब OH नेगेटिव की जगह सारी किसने रिप्लेस करी है? CH3CO नेगेटिव ने, जो एक अच्छा मोबिलिटी वाला आयन नहीं है। तो इसी वजह से कंडक्टिविटी में अच्छा खासा डिक्रीमेंट आएगा। कब तक? इक्विवेलेंट पॉइंट तक। क्लियर है? इक्विवेलेंट पॉइंट तक। अब इसके आगे चलते हैं। अगर आप इसके आगे गए, ठीक है, तो आप क्या डाल रहे हो? ऊपर से CH3COOH। ठीक है, अब CH3COOH जब आपने डाला अगला, तो CH3COOH अंदर गया। अब जैसे कि आप जानते हो वैसे ही वो वीक एसिड है, ठीक है ना। और प्लस अगर आप गौर से देखो, CH3COOH नेगेटिव अगर अंदर जाके टूटने की कोशिश भी करता है तो उसमें से क्या मिलेगा? CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन, है कि नहीं। बट जो वो देने वाला है वो ऑलरेडी मौजूद है सॉल्यूशन में। बोले तो कॉमन आयन इफेक्ट, कि आप एक जगह जैसे इमेजिन करो कि लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारे गरीब लोग हैं और गरीब लोगों के पास खाना नहीं है,
ठीक है। तो आप जो है उनके लिए खाना वाना पैक करा के आप जाते हो किस जगह बांटने के लिए, लेट अस सपोज, ठीक ना। आप वहाँ गए, आपने जाके देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी खाना किसी ने दे दिया है, तो आप ये थोड़ी है अरे ज़बरदस्ती खाओ भाई, हमारा वाले भी खाओ, ऐसा थोड़ी है। आप वहाँ पे वो खाना नहीं दोगे क्योंकि आपको लगेगा कि भाई यहाँ तो ये चीज़ जो हम देने वाले हैं वो ऑलरेडी क्या है, मौजूद है। क्या बात समझते हो? यही कॉमन आयन इफेक्ट है। कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि अगर जो सॉल्यूशन है उसमें कोई ऐसा आयन है जो आप देने वाले हो, आप कौन हो, वीक एसिड या वीक बेस, तो जो वीक एसिड या वीक बेस आयन देने वाला है टूट के, अगर वो आयन पहले से ही सॉल्यूशन में मौजूद है तो वीक एसिड और वीक बेस को शर्म आ जाती है कि भैया हम क्या दे रहे हैं जो ऑलरेडी मौजूद है, और वो इस शर्म के मारे टूटना ही बंद कर देते हैं, मतलब कि वो आयन देना ही कम कर देते हैं। क्लियर है? तो CH3COH जो अगला आपने डाला वो थोड़ा बहुत फिर भी टूटता, अगर ये सब नहीं होते तो पानी में जाके, अगर पानी में देखें तो थोड़ा बहुत टूटता, बट अब जिसमें वो जा रहा है उसमें तो ऑलरेडी CH3CO नेगेटिव आयन है, और जो वो देगा वो भी CH3CO नेगेटिव आयन देगा। इसका मतलब इसको टूटने में शर्म आएगी, और अगर टूटने में शर्म आएगी तो इसके आयंस जनरेट करने के चांसेस क्या रहेंगे, बहुत ही कम। इसका मतलब इस पॉइंट के बाद जब आप डालोगे क्या CH3COH, तो उसके टूट के आयंस बनाने की टेंडेंसी क्या रहेगी, बहुत ही कम। और अगर वो टेंडेंसी बहुत ही कम होगी तो सिंपल सा पॉइंट है, नंबर ऑफ आयंस जो है वो कांस्टेंट हो गए और नए आयंस मिल नहीं रहे, तो कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। क्या बात समझते हो? क्लियर है? पॉइंट आता समझ? थोड़ा बहुत अगर आप चाहो अपनी मन की शांति के लिए तो आप दिखा सकते हो कि हल्का सा ग्राफ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअली में वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, क्योंकि वीक एसिड एक तो वैसे ही वीक है तो आयंस कम प्रोड्यूस करता है, ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो उसके और टूटने के चांसेस क्या हो गए, कम। क्लियर है? तो ये ग्राफ आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब चलते हैं लास्ट केस पे, दैट इज वीक एसिड और वीक बेस का जो आपका केस है। ठीक है, फोर्थ केस, वीक एसिड और वीक बेस का जो केस है। ठीक है, लेट अस सपोज हमने लिया CH3COOH और हमने लिया NH4OH। ठीक है, क्योंकि दोनों वीक है तो कोई भी आप ब्यूरेट में ले सकते हो, तो लेट अस सपोज ये आपने ब्यूरेट में ले लिया। ठीक है, और ये आपने किस में ले लिया, कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट कर कंडक्टिविटी, और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वीक एसिड। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? ठीक है, तो अब ग्राफ बनाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लेट अस सपोज कि पहले आपके पास इनिशियल केस में 10 CH3COOH है, जिसमें से 8 तो ऐसे ही पड़े हुए हैं और 2 CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव 2 आयंस फ्री हैं। क्लियर है? एक्वस है। ठीक है, ये भी एक्वस है। ठीक है, डन। अच्छा, ब्यूरेट में आपने ये लिया है तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ पे NH4 आएगा। तो इनिशियली आपके पास NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव है 2 और 8 NH4OH पड़े हुए हैं जो टूटे ही नहीं हैं। सॉरी, ठीक है ना, पहले के लिए, क्योंकि हमने कॉनिकल फ्लास्क में ये लिया था तो ये आएगा ये। ठीक है, ये तो ब्यूरेट में है तो ऊपर से आएगा ये तो। ठीक है, तो ये इनिशियल केस है। तो पहले केस तो आप ये देख लो कि आयंस बहुत कम है तो कंडक्टिविटी इनिशियली क्या रहेगी, बहुत ही कम। अब आप ऊपर से क्या डाल रहे हो, CH3COOH, तो CH3COH आपने डाला तो CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आया। H पॉजिटिव कैसे खाएगा, OH नेगेटिव को। क्लियर है? और OH नेगेटिव की जगह रिप्लेस कौन करेगा, CH3CO नेगेटिव। क्या बात समझते हो? ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली कंडक्टिविटी गिरेगी। क्लियर है? कंडक्टिविटी गिरेगी। ठीक है, बट इस केस में क्या हो रहा है कि जब आपने ऐसा करते हुए देखा तो आपको मिला CH3COO, ये CH3COO जो है आपका NH4 पॉजिटिव के साथ मिल रहा है, NH4 पॉजिटिव। तो ध्यान दें कि जो हमारे पास अब CH3CO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव मिल रहा है वो बेसिकली जो है सॉल्ट है, और पहले एक वीक बेस था, तो वीक बेस की जगह कौन रिप्लेस आ रहा है, सॉल्ट्स आ रहा है। और सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, मतलब कि अच्छी खासी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी दिखाते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब जैसे जैसे आप इसमें CH3COH डालोगे तो CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में से जो H पॉजिटिव है OH नेगेटिव को कैंसिल आउट करेगा, और कैंसिल आउट करने के बाद क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, जो आयंस की फॉर्म में नहीं है तो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करेगा। ठीक है, पॉइंट आया समझ? और जो OH नेगेटिव उस जगह कौन आ रहा है, CH3COO नेगेटिव। क्या बात समझते हो? और जो CH3CO नेगेटिव है
वो और जो NH4 पॉजिटिव है अगर वो मिल भी गए तो बेसिकली एक सॉल्ट बनाते हैं, और जो सॉल्ट होता है वो अच्छी कंडक्टिविटी दिखाता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा बेस था, वीक बेस। क्लियर है? तो ऐसे जब वाटर बनेगा तो वाटर की वजह से थोड़े थोड़े आपके जो NH4OH हैं जो नहीं टूटे हुए थे वो भी थोड़ा थोड़ा टूटने लगेंगे, और टूटने के साथ साथ जो CH3COOH के H पॉजिटिव के आयंस ऊपर से आ रहे हैं वो बेसिकली आपको क्या करेंगे, CH3CO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव बना के देंगे। तो इसका मतलब एक पॉइंट आएगा जिसपे ऐसे जो हैं आपके जो थे 7, 8, 5, 6 ऐसे बन जाएंगे। क्या बात समझते हो? तो इसका मतलब पहले जो आपके आयंस थे वो 2 और 2 4 थे। उसके बाद पहले तो क्या हुआ कि OH नेगेटिव की जगह CH3CO नेगेटिव आया तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी गिरी। क्लियर है? और उसके बाद जब वो एक पहला जो इक्विवेलेंट पॉइंट है, इसमें 2 इक्विवेलेंट पॉइंट आते हैं, पहले इक्विवेलेंट पॉइंट पे तो गिरी, मतलब कि जब 2 OH नेगेटिव की जगह 2 CH3CO नेगेटिव आ गए होंगे और 2 H पॉजिटिव 2 H नेगेटिव खा के 2 वाटर बना दिए होंगे और 2 NH4 पॉजिटिव जिंदा होंगे, तब तक तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो गिरी। बट उसके बाद जो वाटर बन रहा है उन वाटर की वजह से थोड़े से NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस जो पहले टूटे हुए नहीं थे वो टूटना स्टार्ट हुए, और वो जो टूटना स्टार्ट हुए तो ऊपर से जो CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस आ रहे थे वो फिर उनको कैंसिल आउट करके क्या बनाना स्टार्ट कर दिए, सॉल्ट। और सॉल्ट की कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो पहले हमारे पास 4 ही आयंस थे, जबकि हमारे पास अब जो नंबर ऑफ आयंस है वो ज़्यादा हो गए हैं, दैट इज़ 5 CH3CO नेगेटिव और 5 NH4 पॉजिटिव। क्या बात समझते हो? तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी हल्की हल्की जो है इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की। द रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे पास जो आयंस है वो बहुत तेज़ भागने वाला नहीं है, देखो बड़े बड़े आयंस हैं। ठीक है, पॉइंट आया समझ। और फिर एक पॉइंट आएगा जब जितने भी इसमें से NH4OH बन सकते थे उस पानी की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सारे के सारे बन गए, मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर लेट अस सपोज जितने NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव को आयन जनरेट करने की कैपेसिटी थी वो सारी खत्म हो गई है। क्लियर है? लेट अस सपोज हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि आपके जो 10 के 10 है NH4 पॉजिटिव वो फ्री हो गए हैं, और जितने OH नेगेटिव आयन बन सकते थे उनको रिप्लेस कर लिया है किसने, 10 CH3COO नेगेटिव आयंस ने। क्लियर है? तो अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे जब आप पहुंच गए तो इस पॉइंट पे आपके पास 20 आयंस है, जबकि इनिशियली आपके पास सिर्फ 4 ही आयंस थे, 2 इसके 2 इसके। तो एक तरीके से पहले कंडक्टिविटी गिरी, कब तक गिरी, जब तक आपके पास 4 आयंस थे और 4 ही रहे, बट नेचर OH की जगह किसका आ गया, CH3CO नेगेटिव आयंस का, तो कंडक्टिविटी तब तक गिरी। तो पहला इक्विवेलेंट पॉइंट जो है उस पर आपकी कंडक्टिविटी गिरी। फिर उस पॉइंट के आगे जब आप गए तो आप CH3COOH डालते रहे। अब वो जो डालते रहे उसके पहले जो वाटर बना था उसकी वजह से NH4OH जो टूटे हुए नहीं थे वो टूटना स्टार्ट हो गए, और जो टूटना स्टार्ट हुए उनके साथ नए CH3CO नेगेटिव और NH4 वो H पॉजिटिव ने मिलके सॉल्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। और कब तक बनाते चले गए, जब तक ये NH4OH सारा का सारा टूट ना गया हो, जितना टूट सकता है उतना टूट ना गया हो। हमने तो सारा ही तोड़ दिया ऑलमोस्ट। क्लियर है? और जब ये सारा टूट जाएंगे तो बेसिकली इसके जो 8 NH4 पॉजिटिव और 2 पहले टूटे हुए थे वो तो 10 NH4 पॉजिटिव फ्री हो जाएंगे, और जो 8 OH नेगेटिव थे और 2 OH नेगेटिव बोले तो 10 OH नेगेटिव, उन सबकी जगह कौन आ जाएगा, 10 CH3CO नेगेटिव, क्योंकि वो तो एक्सेस में हो तो जितना डालना डालो। तो अब अगर हम इस पॉइंट को देखें तो नंबर ऑफ आयंस हमारे पास काफ़ी बढ़ गए, बट इनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े आयंस हैं, इसलिए कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट तो आएगा बट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। क्लियर है? अब इस पॉइंट के बाद जब आप इसमें क्या डालोगे, CH3COOH डालोगे तो वो यहाँ आएगा, और क्योंकि वीक एसिड है तो टूटने के चांसेस कम रखेगा। प्लस अगर वो टूटा भी तो क्या दिक्कत है कि जो CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन है उसका जो CH3COO नेगेटिव वाला पार्ट है वो इस CH3COO नेगेटिव को देख के शर्मा जाएगा कि भैया अरे ये तो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। क्या बात समझते हो? ठीक है, पहले क्यों नहीं शर्माया था इससे पहले, क्योंकि अगर ये H पॉजिटिव दे रहा था तो वो H पॉजिटिव पानी की वजह से जो NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव टूटे नहीं थे और टूट रहे थे उनके OH नेगेटिव के साथ क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था। क्या बात समझते हो? डन। तो ये ध्यान रखने का है। और जब आप इस पॉइंट पे आ गए कि सॉल्यूशन के अंदर कोई OH नेगेटिव आयन बचा ही नहीं जिसको ये कैंसिल आउट कर पाए,
तो तब क्या हुआ कि जो H पॉजिटिव आयन है उसको OH नेगेटिव आयन नहीं मिला, तो ये तो किसी को कैंसिल आउट कर नहीं सकता, तो ये तो बेसिकली कंडक्टिविटी दिखाना चाहेगा। बट दिक्कत ये है कि ये H पॉजिटिव आयन फ्री नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि CH3CO नेगेटिव आयन कह रहा है कि अगर तुम चले गए तो मुझे फ्री रहना पड़ेगा, और मेरे जैसा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं तो अकेला रहने में बिलीव करता नहीं हूँ। तो इसीलिए ये टूटना ही नहीं चाहता है, और अगर टूटना नहीं चाहता तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की जो टेंडेंसी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो जाएगी, और जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद। सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब है, देखो पहले इक्विवेलेंट पॉइंट तो तब आया जब जितने आयंस फ्री थे उतने आयंस रिप्लेस हो गए OH के, किससे? आपके CH3CO नेगेटिव से, और NH4 पॉजिटिव आयंस के जितने आयंस थे उतने ही रहे। फिर दूसरा इक्विवेलेंट पॉइंट आया जिसपे जितने आपके NH4OH नहीं टूटे थे वो भी टूट गए। क्लियर है? जितने टूट सकते हैं वो सारे टूट गए, और उनके अंदर जो OH नेगेटिव आयन थे वो रिप्लेस हो गए किससे? CH3CO नेगेटिव आयन से। क्या बात समझते हो? ठीक है, पॉइंट आया समझ? तो अगर हम इस पॉइंट को इनिशियल से कंपेयर करें तो बढ़ेगी ही ना। क्लियर है? या फिर इस पॉइंट से कंपेयर कर लो, इस पॉइंट पे आपके पास 4 ही तो आयंस थे, 4 से आप अगर 20 पे पहुंच गए हो तो कंडक्टिविटी तो बढ़ी है आपकी। हालांकि आपका नेचर ऑफ आयंस अच्छा नहीं है, बट कंडक्टिविटी तो अच्छी खासी बढ़ी है। और उसके बाद इस पॉइंट के बाद जब आपने CH3COH डाला तो CH3COH का जो H पॉजिटिव उसको OH नेगेटिव दिख ही नहीं रहा है कैंसिल आउट करने के लिए। पॉइंट आया समझ? तो अगर वो दिख ही नहीं रहा है तो किसी को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, और जो CH3CO नेगेटिव है वो फ्री नहीं रहना चाहेगा क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है सॉल्यूशन में। तो यहाँ मतलब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका टूटना कम हो जाएगा, और अगर ये टूटेगा नहीं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे नहीं। तो जितना भी CH3COH आप डाल रहे हो ऊपर से, वो जब आयंस ही नहीं बनाएगा तो कंडक्टिविटी में कोई इंक्रीमेंट आएगा ही नहीं, या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट आएगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो इसमें 2 इक्विवेलेंट पॉइंट आए। कितने इक्विवेलेंट पॉइंट आए? 2। क्लियर है? इतना नहीं दिखाना है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट सा रखना है। ठीक है, मन की शांति के लिए हल्का सा ऊपर है, वैसे दिखाते नहीं है उसे। तो 2 इक्विवेलेंट पॉइंट आए इस केस में। ठीक है, पॉइंट आया समझ? ग्राफ चारों समझ आ गया? तो इसके ऊपर बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको बोल दे कि HCl को NaOH में डाल देंगे तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, या NaOH को डाल देंगे CH3COH में। बस आपको ये पता होनी चाहिए कौन सा वीक एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या बात समझते हो? ये कौन सा वीक बेस है और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है। जिसको ये नहीं पता कि वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। क्लियर है? तो वो ग्राफ नहीं चुन पाएगा। पॉइंट आया समझ? क्लियर है? तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं पहले। जेई में भी एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया है, और जेई के मेंस में और जेई में पहले छोटे छोटे क्वेश्चन भी आए हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं पड़ता। क्लियर है? बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आयन छोटा है, बड़ा है, किसी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कम है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप सो ये क्लियर हो गया हो। तो ये 4 कर्व्स हमने पढ़े, टाइट्रेशन कर्व्स। एसिड और बेस आपस में टाइट्रेशन कर रहे थे, और उस टाइट्रेशन को हमने कंडक्टिविटी से जोड़ दिया एक बल्ब का सर्किट कोनिकल फ्लास्क के अंदर लगा के। गॉट इट? कोनिकल फ्लास्क ले लो। अगर आप कोनिकल फ्लास्क लेना चाहते हो तो आप एक बीकर टाइप भी ले सकते हो, और उस बीकर में आपने पूरा एक्सपेरिमेंटल व्यू बना दिया। ठीक है? हालांकि टाइट्रेशन करने के लिए कोनिकल फ्लास्क ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट क्योंकि अरेंजमेंट आपको जो एपरेटस चाहिए वो इस तरीके से नहीं है, तो आप बीकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? पॉइंट आ गया समझ? तो ये आपके टाइट्रेशन कर्व थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है चारों कर्व मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ। ठीक है? तो एक बार मैं फास्ट कर्व बना देता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें से ऊपर से आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो आपका कर्व बना ये। अब याद रखना कि ये हो केस चाहे ये हो केस, कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपने लिया और ऊपर से स्ट्रॉन्ग बेस डाला, तो फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो, ग्राफ ऐसे ही बनेगा। क्लियर है? ऊपर से नीचे आएगा इक्विवेलेंट पॉइंट तक और फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है? यहाँ पे कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, और यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ, अगर आप फर्स्ट केस ले रहे हो तो स्ट्रॉन्ग बेस और सेकंड केस ले रहे हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो आप ऊपर से डाल रहे हो उसकी वॉल्यूम आती है। ठीक है? दूसरा ग्राफ के बाद बात करते हैं। तो आप इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए या स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए। इनपुट स्ट्रॉन्ग वाला रखेंगे, और जो वर्सेस में है वो इस केस में रहेगा वीक एसिड और इस केस में रहेगा वीक बेस। क्लियर है? पॉइंट आया समझ? तो ऐसे आप सोचेंगे। तो इस केस में क्या रहेगा ग्राफ, क्योंकि पहले जो आपका कोनिकल फ्लास्क में है वो ये है, और ये वाला कौन होता है जो इनपुट होता है, तो इसका वॉल्यूम नीचे आता है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग वाले का। ठीक है? और यहाँ तो आपकी कंडक्टिविटी रहती है। क्लियर है? तो क्योंकि आपके बीकर में जो इनिशियल आपका बीकर है जिसमें बल्ब डला हुआ है, उसमें तो वीक वाला पार्ट है तो कंडक्टिविटी पहले कम रहेगी, फिर स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट डालोगे तो कैंसिल आउट होगा, और अच्छे आयंस को बुरे आयंस रिप्लेस करेंगे तो कंडक्टिविटी हल्की सी गिरेगी।
इक्विवेलेंट पॉइंट तक, और इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद फिर स्ट्रॉन्ग, और भाई स्ट्रॉन्ग आ रहा है इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद तो उसकी वजह से बढ़ेगा, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब तीसरा केस पढ़ लेते हैं। तीसरा केस हमारे पास क्या था कि ऊपर से हम वीक वाला पार्ट डाल रहे हैं, या तो वीक एसिड डालेंगे या तो वीक बेस डालेंगे। ठीक है, ऊपर से, और नीचे कौन रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये बीकर में है, बीकर का मतलब कोनिकल फ्लास्क में है, ठीक है ना, मतलब बीकर या कोनिकल फ्लास्क में है, और ये ब्यूरेट में है। तो पहला वाला हमेशा ब्यूरेट में जो आप डाल रहे हो, तो इसी कर्व में क्या रहेगा, नीचे क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ, जो ब्यूरेट में होता है तो वीक वाला पार्ट, और यहाँ कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो पहले आपके बीकर में क्या है, स्ट्रॉन्ग चीज़ है, तो कंडक्टिविटी अच्छी खासी ऊपर रहेगी। जब उसमें आप वीक अपोजिट नेचर का डाल रहे हो, एसिड में यहाँ पे बेस है और यहाँ पे क्या है, एसिड है, सॉरी, ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक बेस डाल रहे हो या बेस में एसिड डाल रहे हो तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट होगा, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन कैंसिल आउट होंगे, और H की जगह बेसिकली कोई और आयन आएगा, या OH की जगह कोई और आयन आएगा, और H और OH से तो अच्छे होंगे नहीं, तो कंडक्टिव पहले अच्छी खासी डिक्रीज करेगी। क्लियर है, और उसके बाद फिर जो सॉल्ट बना होगा उसमें जो भी आप वीक वाला पार्ट डालोगे, कॉमन आयन फिट की वजह से उसमें जो इंक्रीमेंट आएगी कंडक्टिविटी में वो नेग्लिजिबल आएंगी। मतलब वीक है ना, तो वीक की वजह से वैसे भी कोई खास कंडक्टिविटी आएगी नहीं, क्योंकि वो बहुत कम टूटता है। और प्लस अगर हम डिटेल में देखेंगे तो कॉमन आयन फिट लग जाता है, और कॉमन आयन फिट की वजह से जितना टूटने वाला होता है वो भी नहीं टूटता है, तो ऑलमोस्ट कैसा रह जाता है, ये कॉन्स्टेंट से रह जाता है। ठीक है, और लास्ट ग्राफ जो हमने पढ़ा, वीक एसिड या वीक बेस आप लेते हो इनिशियली, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो, मतलब इसकी तरह हो गया वो, तो वीक एसिड का वीक बेस के साथ, या वीक बेस और वीक एसिड का करा सकते हो, तो दोनों में से कुछ भी ले लो। ठीक है ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, कर्व बनेगा, वो कुछ ऐसा सा होगा कि पहले आपका वी की पार्ट है, तो कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, कंडक्टिविटी की, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ, ये वाला केस ले लेते हैं रेफरेंस में, ठीक है ना, तो ऊपर से आप वीक बेस डाल रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ वीक बेस, और नीचे आपका वीक एसिड है। तो वीक है तो पहले तो कंडक्टिविटी कम ही रहेगी, क्योंकि आप एसिड में बेस डाल रहे हो तो पहले तो कंडक्टिविटी कैंसिल आउट होने की वजह से गिरेगी फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट तक। फिर उसके बाद जो एसिड टूटे हुए नहीं हैं वो वाटर की वजह से टूटेंगे, और वीक बेस उसे कैंसिल आउट करेगा और सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं एज कम्पेयर टू वीक एसिड। इसकी वजह से कंडक्टिविटी सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट तक बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं पर बढ़ेगी, क्योंकि नेचर ऑफ आयंस अच्छे नहीं है तो बढ़ेगी, पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और जब सारे के सारे जितने आयंस उसके अंदर H पॉजिटिव के बन सकते थे, मतलब जितना वीक एसिड टूट के आपको आयंस दे सकता था, जब वो सारे के सारे या जितने पॉसिबल हैं वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उस पॉइंट पे आपके सॉल्यूशन में कोई भी H पॉजिटिव आयन नहीं रहेगा वीक एसिड का। तो इसका मतलब जो भी बेस आएगा वो OH जो है उसका वो आपके एसिड को कैंसिल आउट करने के लिए यूज़ ही नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से ये जो है वीक बेस वो आएगा और टूटना चाहेगा, बट क्योंकि ये वीक है तो टूट ज़्यादा पाएगा नहीं, तो इसकी वजह से कंडक्टिविटी में कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं आएगा। प्लस कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा होगा, डिटेल में आप पीछे देख सकते हैं। तो इसकी वजह से ग्राफ क्या हो जाएगा, सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये 4 ग्राफ हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नेचर ऑफ एसिड या बेस पता है कि वो वीक है नहीं है क्या है और किस में क्या डाल रहे हैं, तो आपका सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा रेदर देन चीज़ों को रटने के। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका है। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा है एक लेक्चर में, ठीक है। फिर दूसरे लेक्चर में हमने जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ी थी, क्वालिटेटिव एनालिसिस किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, ठीक है। फिर तीसरे दिन हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ी थी इसी की, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, ठीक है। फिर फोर्थ लेक्चर में हम बेसिकली कंडक्टिविटी सेल पे गए थे, कंडक्टिविटी सेल पे, ठीक है, पॉइंट आया समझ। फिर फिफ्थ लेक्चर में हमने कंडक्टिविटी सेल को कोलराशस लॉ से जोड़ दिया था, ठीक है, डन। फिर सिक्स्थ पॉइंट पे हम गए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पास, ठीक है, मतलब कि डेनियल सेल की वर्किंग करी थी, डेनियल सेल। फिर सेवन्थ लेक्चर में हमने नर्स्ट इक्वेशन को छेड़ा था, नर्स्ट इक्वेशन, और न्यूमेरिकल कंटेंट को देखा था, क्लियर है, डन। फिर एट्थ लेक्चर में हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़े थे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। नाइन्थ लेक्चर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, बैटरीज़ के बारे में, बैटरीज, कोरोजन, ये सब। और आज एंड नोट पे हमने क्या पढ़ा है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है,
डन। एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंग, हमने ऑलमोस्ट चैप्टर बहुत ढंग से डिस्कस कर लिया, बहुत सारे पार्ट्स में बांट के, बट एनसीईआरटी की रीडिंग एंड जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे जिस भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज आएगा रेदर देन किसी भी लेक्चर, किसी भी जगह जाके। इट्स लाइक सेल्फ से। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप रूबरू होंगे, जितना अटेम्पटेशन ज़्यादा होगा, उतना आप ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। यू आर द बेस्ट टीचर फॉर यू योर सेल्फ। क्या बात समझते हो? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हो गए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करिएगा और उससे रिलेटेड जो डाउट्स होंगे वो आप बेसिकली पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। डन। सो दिस इज़ एंड नोट पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को एंड करते हैं।